तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर। इस एग्जाम एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने जैसा आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि श्रीवास्तव सर को लेकर आऊंगा, जो मेंस के एक बहुत जाने माने शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। विजन आईएएस में, राउज आईएएस में, कई संस्थानों में इन्होंने पढ़ाने का काम किया है और निरंतर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं इनके, वो इनको कॉपी आज भी चेक कराते रहते हैं कि सर कॉपी चेक कर दीजिए, हमारी जो कमियां हैं उनको बता दीजिएगा। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए कि सर को लाया जाए और एक बेहतर आंसर राइटिंग की क्या भूमिका हो सकती है उसका समाधान आप लोगों को दिया जाए। सर को करीब करीब 25 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए और कई स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं, उसकी तारीफ करना बेवजह है यहाँ पर छोटे से प्लेटफॉर्म पर। लेकिन फिर भी जो है सर से मैंने आग्रह किया कि सर आप आइए और हमारे बीच में हमारे बच्चों को बताइए कि किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या रणनीति बनाई जाए मेंस की परीक्षा के लिए जिससे ज्यादा मार्क्स आए। प्री का रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट आया है, अभी आप लोगों ने देखा होगा आईएएस का। नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी माध्यम के थोड़े से कम सिलेक्शन हुए हैं, कैसे आपका सिलेक्शन हो इस पर भी सर से हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे बच्चों को आप गाइडलाइन देने के लिए आए हैं। सर सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है कि एक बेहतर आंसर राइटिंग लिखने के क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, तो आप बताइएगा हमारे बच्चों को कि बेहतर आंसर राइटिंग कैसे लिखी जा सकती है। जहां तक बेहतर आंसर राइटिंग का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके लिए दो तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जो अंग्रेजी माध्यम के कुछ अच्छे बच्चे करते हैं उसी तरह से आपको भी करना होगा। पहला ये है कि तार्किक, कोई भी चीज़ तार्किक होनी चाहिए, यानी जो भी तथ्य आप देते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको महिला आरक्षण पर या चुनावी ऋण पत्र पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस पर आपको लिखना है कुछ, तो पहले आपको एक तो बैकग्राउंड बता दीजिए। बैकग्राउंड में पहले क्या व्यवस्था थी और बाद में क्यों ये व्यवस्था लाई गई और इससे क्या सुधार हुआ, इसको थोड़ा सा, इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद से डेटा देकर इसको एक्सपेंड करिए। अब जैसे बीजेपी ने जो किया 2017 के बजट में, अरुण जेटली उस समय जिंदा थे, उन्होंने ही इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली उन्हीं के दिमाग की उपज है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होना चाहिए, उस समय मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल थे, उनके परामर्श पर अरुण जेटली ये लेकर, चूंकि उनके मित्र थे तो लेकर के आए थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बता देना जरूरी है कि चुनावी ऋण पत्र का बैकग्राउंड क्या था। पहले भाई नंबर 2 से ही पैसा लोग लेते थे और पता नहीं रहता था किसने क्या दिया। अब कम से कम डेटा जो है वो एक बैंक के पास है, चुनाव आयोग के पास है कि भाई चलो ठीक है, इन्होंने दिया, इतना पैसा दिया और ये पैसा हमारे पास आया। तो ये बैकग्राउंड आप बता दीजिए। उसके बाद से जो किया गया है, जो प्रावधान बनाए गए, उन प्रावधानों को डिस्कस कर दीजिए और उसके बाद से इवैल्यूएट करिए कि भाई ऐसा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 1996 में ही पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीयूसीएल कहते हैं, पीयूसीएल बनाम संघ राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत फंडामेंटल राइट माना जाए। तो भाई पारदर्शिता लाने के 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी पारित हो गया। तो जो एक कांग्रेस नेत्री जया जी और एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसमें पारदर्शिता को अधिक महत्व दिया गया। इसलिए पारदर्शिता पर आपको फोकस करना है और फिर इवेलुएट करना है कि भाई ऐसा है। अब जैसे जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, अब जैसे पहले वाले में उनका कहना यह था कि भाई अगर मान लीजिए नाम हम सबको ओपन कर देते तो ऐसी दिशा में ये संभव था कि भाई विक्टिमाइजेशन का, जो दूसरी सरकार आती तो विक्टिमाइजेशन का स्केल बढ़ जाता। दूसरे शब्दों में जिन्होंने जिस पार्टी को चंदा दिया है उनके और पता चला सत्तारूढ़ पार्टी को कम दिया है या नहीं दिया है तो उसके खिलाफ विक्टिमाइजेशन के केसेस बढ़ जाते।
तो इस वजह से जो है वो नहीं नाम डिक्लेयर नहीं किया गया, नाम घोषित नहीं किया गया, उसको गोपनीय रखा गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर सवाल किया, अगर ऐसा था तो आपने इसका प्रावधान क्यों नहीं बनाया? क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 1996 में आ गया था और 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित हो गया था, तो ऐसी दिशा में कोई क्लॉज आपने क्यों नहीं डाला कि भाई इस इंफॉर्मेशन को डाइवर्ज नहीं किया जाएगा या रिवील नहीं किया जाएगा? तो इस प्रकार से सरकार थोड़ी फंस गई इसमें। तो इस तरह से ये तार्किक रूप से आपको बताने की जरूरत है, ये तर्क आपको देने की जरूरत है कि भाई इस कारण से ये चुनावी ऋण पत्र पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा प्रहार हुआ। इसी तरह से महिलाओं के आरक्षण को लेकर के भी आपको तर्क देना है, भाई अभी आरक्षण लागू करने का मतलब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करती सरकार? अगर मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी के कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर देती तो उसमें दूसरी दिक्कत पैदा हो जाती। उसमें यह होता कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने रिजर्व कर दिया और अपने जैसे मान लीजिए वायनाड को रिजर्व कर दिया, वाराणसी को रिजर्व नहीं किया। सरकार को ही करना है, सरकार के पास बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में भी अन्य लोगों के साथ मिलकर के वो साधारण बहुमत जुटाई लेती है। मान लीजिए संविधान संशोधन करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी से ये तो भी हो जाता, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से दिक्कत कहीं न कहीं आती है। सरकार का अपना तर्क है तो वही तर्क आप भी दे दीजिए। कुल मिला जुला करके दोनों करंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। दोनों मामले में अगर आप तार्किक रूप से चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, इमोशनल नहीं होंगे और फैक्चुअल करेंगे, यानी तथ्य को बताते हुए आर्टिकल देंगे, अनुच्छेद देंगे, सुप्रीम कोर्ट के केसेस देंगे, तो आपका आंसर सटीक माना जाएगा और उस पर एग्जामिनर इंप्रेस भी होगा और नंबर भी देगा। सर से मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, जो है माइक एक ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर से हमने पहले कह दिया था कि सर माइक एक है, हम लोग दोनों लोग बांट कर करेंगे काम, मिल बांट कर करने से बढ़िया भी होता है, ठीक है। तो हमारा जो सर से दूसरा प्रश्न है होगा कि हिंदी माध्यम के बच्चे क्यों कम सिलेक्शन हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? उनके उत्तर लेखन में आपने तो देखी है कई तरह की कॉपियां, क्योंकि विजन में तो सबसे ज्यादा बड़ी टेस्ट सीरीज कही जाती है भारत की विजन की, और उनकी टेस्ट सीरीज में आप हिंदी मीडियम के भी बच्चे आते होंगे, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे आते होंगे। तो क्या अंतर आपको देखने को मिलता है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों में और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों में? तो आप थोड़ा सा उस पर भी फोकस करिएगा सर। अब जैसे आपने हमसे प्रश्न पूछा भाई क्या फर्क आता है अगर हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को देखा जाए तो उनके लिए आंसर लेखन में या उत्तर लेखन में क्या फर्क आता है? तो हमने जो ऑब्जर्व किया है वो दो तरह का फर्क है। पहला फर्क यह है कि हिंदी माध्यम के बच्चे तथ्य और तर्क पर कम जाते हैं, वो ज्यादा कही सुनी बातों को देते हैं, और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे चूंकि स्टैंडर्ड न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, और मैं नहीं कहता कि वो एग्जामिनर बायस्ड होते हैं। अब जैसे हिंदी माध्यम के जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अक्सर ये आरोप लगा देते हैं कि भाई ऐसा है कि एग्जामिनर ही बायस है और इस वजह से उसने हिंदी माध्यम के बच्चों को कम नंबर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि पहले तो ये व्यवस्था थी, अगर आपने मुख्य परीक्षा के पेपर के ऊपर आपने लिख दिया है अंग्रेजी माध्यम तो आपको पूरा का पूरा एग्जाम भी अंग्रेजी में देना है, इंटरव्यू भी अंग्रेजी में देना है। लेकिन अब तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एक अंग्रेजी, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल के विषय है आपका है, अब तो एक ही विषय है, तो ऐसी दशा में पता चला मैथमेटिक्स आप इंग्लिश में दे रहे हैं और जीएस और अन्य जो है आप हिंदी में दे रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि एग्जामिनर साइड से अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वो आपके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में खुद को एक्सप्रेस करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है तथ्य और तर्क का पुट ज्यादा हो अगर हिंदी माध्यम के बच्चों के लेखन में, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर आंसर माना जाएगा। उसमें एग्जामिनर का इंटरेस्ट भी बना रहता है और उसमें करंट का पुट भी डालना चाहिए। तमाम ऐसे विषय हैं जो करंट से रिलेट करके होते हैं, जैसे इकोनॉमी का है, इंटरनल सिक्योरिटी का है, इसी प्रकार से आपका पॉलिटी का है, बायोडाइवर्सिटी का है, एनवायरनमेंट का है, ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का है,
यहाँ तक कि ज्योग्राफी वगैरह में भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह होते हैं वो लेटेस्ट ही होते हैं। तो ज़्यादा अगर करंट का पुट डालेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और उसको तर्क से समझाएंगे तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तार्किक चीज़ें आकर्षित करती ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदी वाले ऐसा लैक करते हैं, और वो इस वजह से वो कई सुनी बातों या ट्विटर वगैरह देख करके चीज़ों को ज़्यादा लिखते पढ़ते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। सर ने कहा कि देखिए करंट का पुट होना चाहिए। सर ने कहा कि कैसे, कि करंट का पुट होना चाहिए। अगर करंट का पुट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, और एक सीक्वेंस होना चाहिए आंसर राइटिंग का। और हिंदी माध्यम का लड़के को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, कम नंबर मिलेंगे इंग्लिश हिंदी माध्यम के लड़के को। ये जो बाइज्ड है, इंग्लिश मीडियम के लड़के को ज़्यादा नंबर, हिंदी मीडियम के लड़के को कम नंबर, इससे निकलना होगा स्टूडेंट को। आप अगर अच्छा लिखेंगे तो आपको भी मार्क्स मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हिंदी मीडियम के बच्चे सिलेक्शन नहीं हो रहे, बिल्कुल जीरो है, कुछ तो आ ही रहे हैं। तो संख्या कम है। संख्या इसलिए कम है क्योंकि लेखन शैली में आज सुधार नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छा। एक प्रश्न और है जो अक्सर विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि तैयारी, आजकल एक ट्रेंड चल गया है सर, मैंने ये देखा है कि 12th क्लास के बाद आईएएस, और 12th क्लास के बाद आईएएस की तैयारी करने के लिए जब बच्चा निकलता है तो एक दिग्भ्रमित हो जाता है 3-4 साल में, 5 साल में। क्या उसका ये कदम ठीक होता है? अगर ठीक है तो उसके लिए क्या सावधानियां उसको रखनी होंगी, किस तरह से वो सावधानियों पर काम करे जिससे उसका रिजल्ट एक बेहतर रिजल्ट के रूप में मिल सके सर? मुझे ऐसा लगता है कि इंटरमीडिएट के बाद बच्चे डिसाइड कर ही लेते हैं उनको इंजीनियरिंग साइड में जाना है, मेडिकल साइड में जाना है, सिविल साइड में जाना है, या आर्किटेक्चर या प्लानिंग या जो भी XYZ वो तय करते हैं, फैशन डिजाइन वगैरह उधर उनको जाना है। तो इंटरमीडिएट के बाद ये फैसला हो ही जाना चाहिए। और अगर आप यूपीएससी देना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएशन में ये उसी को ध्यान में रख करके विषय भी लीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी है, और वही तैयारी भी करें। और आंसर राइटिंग के लिए सबसे बढ़िया है कि शुरू से प्रैक्टिस करें। 1000 पेज जिस दिन आप बर्बाद कर देंगे उस दिन आपको लिखना आ जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले ही राइटिंग में हम सारे बढ़िया सटीक आंसर लिख दें तो ये संभव नहीं। फिर कोहेरेंस आपका बिगड़ेगा, 2, 4, 10 पन्ने में तक कोहेरेंस बिगड़ेगा, फिर एग्जामिनर सुधारेगा उसको। फिर उसके बाद से आपको पता चलेगा कि भाई इंट्रोडक्शन, एक्सपेंशन, इवेल्युएशन और कंक्लूजन का क्रम क्या हो सकता है, कैसे चीज़ों को दिया जा सकता है, इसके पीछे के तार्किक कारण क्या है, राशनेल कहा जाता है अंग्रेजी में। इन सब चीज़ों के लिए 1000 पेज बर्बाद करना जरूरी होता है। और मुझे ऐसा लगता है शुरुआत हमेशा एनसीईआरटी किताबों से करना चाहिए, ताकि अब आपको पता ही होगा कि भाई एनसीईआरटी अगर 6 दर्जे की भी किताब है तो कोई इंटरमीडिएट का मास्टर उसको नहीं लिखता, उसके भी बोर्ड में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जाने माने लोग होते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स में से ही आपको ये स्टैंडर्ड पता चलता है कि भाई चीज़ों को कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो आप एनसीईआरटी किताबें ले सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो आप उस तरह की किताबें लेकर के लेखन शैली अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी सोचने की क्षमता, अपनी तार्किक क्षमता बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये करने से आप लगातार निरंतर लक्ष्य की ओर जाएंगे। इसलिए इंटरमीडिएट के बाद ही लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उसी के पदचिन्ह पर चलिए, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी रखिए, अपने विषय का चुनाव करिए। ऐसा नहीं है कि कई दिमाग में कई लक्ष्य रहे कि भाई हम इंजीनियर नहीं बने तो फिर आईआईटी में नहीं गए तो फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे, फिर इधर नहीं गए तो उधर मेडिकल की तैयारी करेंगे। इस तरह से जंप लगा करके और बार बार लक्ष्य बदलने से दिक्कत होती है। उससे आदमी का ध्यान भटकता है और अलग अलग विषय के लिए अलग अलग फोकस की जरूरत पड़ती है, फिर आदमी फोकस लूज करता है। तो इस तरह से फिर आदमी कहीं का नहीं पाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए इंटरमीडिएट के बाद ही इसकी सोच बन जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने कितनी अच्छी बात कही। 1000 पेज जिस दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे उस दिन एक बेहतर आंसर राइटिंग हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं, मतलब लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। और आपको 12th के बाद ये मोटिव लेकर चलना होगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं आपके 12th के बाद में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में,
आपकी ये सोच होनी चाहिए कि मुझे जाना है मेडिकल में, आपकी ये सोच होना चाहिए कि आप 12th के बाद जाएंगे सिविल सर्विसेज में। तो उस हिसाब से अपना एक तरह से तैयारी करें और विषय का चयन अपनी रुचि के अनुसार करें। किसी के थोपने पर और भीड़ के पाठ बनने पर विषय की तैयारी ना करें। सर ने कितनी अच्छी बात कही कि भावनाओं में बहकर आपको काम नहीं करना है, आपको डिसीजन की पावर स्वयं लानी पड़ेगी, और डिसीजन की पावर स्वयं लाते हैं तो फिर डेवलपमेंट आपका देखने को मिलेगा। ठीक है सर, एक और मैं बात पूछूंगा आपसे। आजकल एनसीईआरटी का एक ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन एनसीईआरटी पढ़ने का। ठीक है, और एनसीईआरटी की भूमिका अगर मुझे लगता है कि शुरू से ही रही है, आज से नहीं रही है, तो क्या एनसीईआरटी को कैसे पढ़े लड़का और कैसे उसको आत्मसात करे, खासतौर से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये मुसीबत है और बच्चा छोड़कर चल जाता है, उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए एनसीईआरटी के संदर्भ में? देखिए, ऐसा है, जहां तक एनसीईआरटी के पढ़ने पढ़ाने का सवाल है तो ये दोनों ही लाभप्रद है। खुद से भी पढ़िए और टीचर से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर सिद्धस्थ टीचर है तो वो आपको बताएगा कि भाई चीज़ों को शॉर्ट में, सागर में गागर में सागर कैसे भरा जाए। वो एनसीईआरटी किताब का मतलब यही होता है, कम से कम में अपनी बात कहना, यानी ज़्यादा चीज़ों को फैलाना नहीं, ज़्यादा बढ़ाना नहीं, कम से कम में अपनी बात कह देना। दूसरे शब्दों में, आपको अगर कोई टर्म दिया जाए समझाने के लिए तो आपको, मुझे लगता है अगर आप एनसीईआरटी की मास्टरी किए हुए हैं तो आप आसानी से कम शब्दों में अपनी बात समझा सकते हैं। उसके लिए दोनों ही लाभप्रद हैं। आप क्लास रूम टीचिंग को भी अटेंड कर सकते हैं, टीचर भी आपको बता सकता है, और आप खुद से घर पर भी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, या दोनों ही कर सकते हैं एक साथ, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो सफल होते हैं एक्चुअली उन्होंने ऐसे ही किया है। यही कारण है कि सीबीएसई और आईसीएसई बैकग्राउंड के बच्चे आईआईटी वगैरह में भी जाते हैं और फिर वो इधर सिविल में भी आते हैं, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद वो फिर सिविल की ओर रुख करते हैं और 2 साल की तैयारी के बाद फिर वो इधर भी अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो आपके हाथ में, दोनों हाथ में ऑप्शन है। आप घर पर भी तैयारी कर सकते हैं, टीचर से भी ले सकते हैं इसके टिप्स, और दोनों एक साथ फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सर ने कहा कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, और अगर आपको लगता है कि टीचर से पढ़ना है तो टीचर से पढ़ लो, और अगर लगता है खुद से करना है तो खुद से करिए। आप एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक बेस मजबूत देता है, और वो मजबूत बेस ही आपका मेन पिलर बनता है सफलता में। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और चीजों को अच्छा बेहतर करने के लिए आंसर राइटिंग करते रहिए। आंसर राइटिंग के लिए 1000 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये आप मानकर चलिए। अब सर थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि पीटी के समय में हम पीटी की तैयारी पर फोकस हो जाते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है, और मेंस बिल्कुल हम लोग छोड़कर चले जाते हैं। हम पीटी के समय में मेंस के सिलेबस को कैसे संजो कर रखें? क्या उसमें क्लिक बनेगा कि मेंस के, ये मेंस की जानकारी है और इसको हमको आगे के लिए बनाकर रखना है, इसको कैसे लड़का जज करे और कैसे कलेक्शन करे, इनका थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत तेज विद्यार्थी हैं तो 6 घंटे, और अगर आपकी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है, आपको एक चीज़ें 5-7 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ने पर याद होती हैं, तो 8 घंटे से 12 घंटे आप अपना डेली का शेड्यूल बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। वैसे मुख्य परीक्षा से प्रारंभिक परीक्षा की ओर चलना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनका डिटेल मुख्य परीक्षा में के दौरान ही तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा में, और उसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इनसे 10-5 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं हर साल, या 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप मुख्य परीक्षा के साथ इनकी तैयारी करते हैं तो उसके पूरे डिटेल में आप चले जाते हैं, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में भी लाभ होता है। तो अगर आप 8 घंटे का मान लीजिए आप शेड्यूल बनाते हैं औसतन, तो उसमें 2 घंटे आप दे सकते हैं मुख्य परीक्षा पर, या 3 घंटे, 5 घंटे आप प्रारंभिक परीक्षा दीजिए। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका यह है
कि मार्केट में उपलब्ध जितने भी इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन उपलब्ध हैं ऑब्जेक्टिव, सबको लेके हल कर जाइए, चाहे वो टफ हो चाहे वो आसान हो, उस पर मत जाइए। और जितने भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड किताबें हैं हर सेक्शन पर लिखी गई, उनको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाइए। मुझे लगता है इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, बजाय इसके कि आप केवल अपने घर में कैद रहिए और केवल किताबें पढ़िए और अपने से क्वेश्चन और आंसर हल करिए। तो मुझे ऐसा लगता है आप इस पर इस चक्कर में मत पड़िए कि कौन सा किस इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आएगा किसका नहीं आएगा, या कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आप सारे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपके ऊपर जो प्रेशर आता है उसको हैंडल करने का तरीका आपको पता चल जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे आप बेहतर मैनेजमेंट कर पाते हैं अपने दिमाग का, अपने शरीर का, और इस प्रकार से आप अपने को खुद को एक तरह से मॉक तरीके से तैयार कर रहे होते हैं एक्चुअल एग्जाम के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे जैसे प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आता है उस पर थोड़ा फोकस आप बढ़ा सकते हैं। उसके सिलेबस को देखिए, यूपीएससी 90% क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछती है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देखना जरूरी होता है, मुख्य परीक्षा के भी सिलेबस को देखना जरूरी होता है। और पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए होते हैं जिन टॉपिक से, उन टॉपिक पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी होता है। उसके सारे डायमेंशन को एक्सप्लोर करना जरूरी होता है कि भाई कहाँ कितने कितने तरह के क्वेश्चन किस किस टॉपिक पर बन सकते हैं, उसी हिसाब से उसकी तैयारी करना जरूरी होता है। और जैसा मैंने बताया, मार्केट में उपलब्ध जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको ले जाइए, सबकी प्रैक्टिस कर जाइए। अब इस चक्कर में मत पड़िए कौन से किससे आएगा किससे नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न होगा सर से। सर सीसेट में कॉम्प्रहेंशन भी पढ़ा लेते हैं और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा लेते हैं, तो आज सीसेट की भूमिका बहुत मानी जा रही, खासतौर से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो पास नहीं कर पा रहे हैं सीसेट का एग्जाम। तो सीसेट को कैसे मजबूत किया जाए, एक तो ये प्रश्न है। दूसरा क्या है कि सीसेट जैसे पेपर को हटाना आवश्यक नहीं है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अगर देखा जाए। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि सीसेट की तैयारी कैसे की जाए, क्या इसको हटा नहीं देना चाहिए। एक दूसरा प्रश्न सर से हम ये पूछ रहे हैं। देखिए, जहां तक सीसेट का सवाल है तो उसमें दो बदलाव हैं 2014 से। 2013 में यह नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था अरुण निगवेकर कमेटी की सिफारिश पर, और 2014 से बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई तब से उसने 2 बदलाव इसमें करवा दिए। आइयो कहें कि यूपीएससी ने 2 बदलाव कर दिए बीजेपी सरकार के सिफारिश पर। और एक बदलाव तो यह है, पहले एक पैसेज पर 5 क्वेश्चन औसतन आते थे, अब एक ही क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से 25 जैसे 2023 में 26 पैसेज दिया हुआ है, और 2 पैसेज ऐसे हैं जिन पर एक से अधिक 2 क्वेश्चन पूछा है, और ज्यादातर पर एक क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा एक अंग्रेजी का सेक्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए अब पहले से थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड, हालांकि अभी नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन डालते हैं। ये एक्चुअली वो अर्थमेटिक के होते हैं, लेकिन कुछ मैथमेटिक्स जैसे अलजेब्रा वगैरह जो होते हैं, अब जैसे कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा से और कैलकुलस से पूछ रही है यूपीएससी, जो मुझे लग रहा है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो कम से कम ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट ठीक से साइंस से पढ़े हुए हैं वही बच्चे कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, लेकिन उतना नहीं रह गया अंग्रेजी का हटा देने के बाद सेक्शन जितना कि पहले रह गया था। इसलिए 2014 से काफी हद तक वो चीजें आप कह सकते हैं कि समतल उस पर धरातल पर रख दी गई हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के बच्चों के बीच अब कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है। लेकिन ये जरूर है कि पैसेज कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक आपको समझना पड़ेगा। आप देखें, अगर पैटर्न देखें तो आपको पता चलेगा 4-5 एरिया ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे सारांश पूछा है, जैसे असम्पशन पूछा है, जैसे कंक्लूजन निष्कर्ष पूछा है, जैसे स्टेटमेंट निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो ऊपर वाले पैसे से रिलेट करके पूछ देते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है वो 1-2 क्वेश्चन वो उसे सिलॉजिज्म, न्याय वाक्य जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उससे उठा करके पूछा हुआ है, वो पैसेज पर ही आधारित है। और उसके इतर जो है थोड़ा सा अलग जा करके आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन यानी संप्रेषण
और डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लेकिन रही बात पैसेज की, तो पैसेज ही 25-26 पूछा हुआ है और 1/3 क्वालिफाइंग है, यानी आपको 66 नंबर पाना है। 200 अंक का होता 80 क्वेश्चन होते हैं, तो 66 नंबर पाना है, जिससे 33% आप पा सकें और क्वालिफाई कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये कि अगर वो पैटर्न से वाकिफ हैं, क्योंकि अब तो पेपर भी मिलता है, ऐसा तो है नहीं पेपर नहीं आप घर ले जा सकते, तो पैटर्न आप देख सकते हैं, मार्केट से भी आप उठा सकते हैं पैटर्न। हालांकि 4 ही 5 एरिया पर आपको फोकस करना है, ज्यादातर एसम्पशन और कंक्लूजन पर फोकस करना है। इन 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे शब्दों में अगर मान लीजिए 26 पैसेज हैं और अगर 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनमें से आप कह सकते हैं कि 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर में कंक्लूजन और असम्पशन का पुट है, और में रीस्टेटमेंट या अन्य चीजों से रिलेटेड चीजें हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि अब हिंदी माध्यम के बच्चों को ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। 2014 के बाद से लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। मैं लास्ट में सर से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि सर हफ्ते में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। 9868910762 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जो है अपनी मेंस की आंसर राइटिंग जो है उसको सुधार सकते हैं, जिसमें हम एक मेंस का आंसर देते हैं, आप क्वेश्चन देते हैं जिसमें मेंस की आंसर राइटिंग आपकी आती है, जिसको मैं चेक करता हूं। अभी फिलहाल में मैंने ये इकोनॉमिक्स के लिए स्टार्ट किया है कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपको इस माध्यम से दिए जाएं। भविष्य में मैं सर से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कम से कम हफ्ते में अगर संडे के संडे आपको मिल जाए टाइम, तो एक प्रश्न हमको लिख कर दीजिए, हम बच्चों को डालेंगे, उनकी कॉपियां चेक करिए, जिससे क्या है कि बेहतर बच्चों का भविष्य निर्धारण हो सके और भविष्य उनका संवर सके। इस तरह की मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं, और सर की को हम लाते रहेंगे इसी तरह से प्लेटफॉर्म में और उनसे पूछते रहेंगे कि भाई क्या उनकी ज़रूरतें हैं, बच्चों की क्या बच्चों को आवश्यकताएं हैं, उन पर हम काम केंद्रित करते रहेंगे। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बना हुआ है उस पर हमको ये कह दीजिएगा कि सर मैं चाहता हूं कि पॉलिटी का क्वेश्चंस एक आध लिख कर दिखाऊं सर को, तो जरूर सर इसमें मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चंस आंसर के सेशन के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।